नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 2। जी हां, ड्रैगन से इस बार वॉर होगी, दमदार होगी, क्योंकि -50 डिग्री के तापमान में भी हिंदुस्तान के सूरमा आर पार के लिए तैयार हैं। अब तक चीन एलएसी पर छोटी मोटी जंग छेड़कर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दफा भारतीय सेना के शूरवीर सरहद पार कुंडली मारकर बैठे दुश्मन से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यकीन मानिए, एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर हिंद के जाबाजों की सॉलिड तैयारी चीन को सन्न कर देगी। एलएसी के आखिरी छोर, आखिरी पोस्ट का रियल टाइम एक्शन जिनपिंग और उसकी लाल सेना का माथा ठनका देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 2। -50 डिग्री में आर पार हिंदुस्तानी सूरमा तैयार। ड्रैगन से वॉर होगी दमदार, लंबी लड़ाई इस बार। चीन को सन्न कर देगा एलएसी का रियल टाइम एक्शन। चीन की चौखट से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट पार्ट 2। बीते 48 घंटों से टीवी9 भारतवर्ष एलएसी की आखिरी पोस्ट पर डटा है, क्योंकि इस दफा हमारे सूरमाओं ने चीन को माकूल जवाब देने की तैयारी शुरू की है। ड्रैगन का हिसाब होगा ये तो तय था, लेकिन अब की बार जिस दमखम के साथ भारतीय जाबाज जंग के मैदान में उतरे हैं, यकीन मानिए उसे देख ड्रैगन की जमीन हिल गई है। जिनपिंग सकपका गए हैं, पीएलए के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने हिंदुस्तान को गिदड़ भभकी दी, अपनी सेना, अपने हथियारों की धौंस दिखाई, लेकिन जिनपिंग का यह दांव उल्टा पड़ गया। अब तक शांति से मसले को सुलझाने का प्रयास करने वाले पीएम मोदी ने चीन के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन का ऑर्डर दे दिया और इसके बाद शुरू हो गया एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना का जमावड़ा सॉलिड तैयारी के साथ। मेरे दोनों तरफ एक लंबी लंबी लाइन आपको नजर आ रही होगी कि ट्रक्स की। ये ट्रक जो है यहाँ से इन रसद को ले जाते हुए, ट्रक्स के अंदर साजो सामान है, खाने पीने का, यहाँ तक कि सोल्जर्स भी हैं, और यहाँ से इन लोगों को आगे ले जाते हुए मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा कि मेरे साथ मूव करें और थोड़ा सा आपको दिखाएं, बताएं कि आखिरकार ये मूवमेंट किस तरीके की जा रही है। तो आप देखेंगे कि हर ट्रक के अंदर जो ट्रूप्स हैं या फिर जो ट्रूप्स के साथ साथ जो रसद का दूसरा साजो सामान है वो इन ट्रक्स में यहाँ से ले जाया जा रहा है, और यहाँ से इनको करीबन कुछ घंटे का वक्त लगेगा फॉरवर्ड लोकेशंस में मूव कर पहुँचने का, और वहाँ से इनको फिर आगे ले जाया जाएगा। यही कुछ मूवमेंट है जो इन इलाकों के अंदर बहुत मुश्किल है, और यही चुनौतियाँ हैं जो हमारी फोर्सेज यहाँ से पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि कैसे ना सिर्फ एयरलिफ्ट करके, यानी ना सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्टर विमान के जरिए, बल्कि इन ट्रक्स के ज़रिए भी इन इलाकों के अंदर हमारी मूवमेंट की जा रही है। और लगातार ये खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप ये समझ सके कि क्या है यहाँ की ग्राउंड रियलिटी। इस बार सेना की तैयारी इतनी पावरफुल है कि अगर चीन से युद्ध हुआ तो भारतीय फौज 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 साल तक लड़ सकती है, चाहे हालात कैसे भी हों, -50 डिग्री में भी। और इसके लिए भारतीय सेना की दर्जनों टुकड़ियां एलएसी के वॉर जोन की तरफ रवाना हो चुकी हैं। मैं सिर्फ आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, और अगर आप विजुअल देखते रहें, समझते रहें, तो आपको एहसास होगा कि क्या है हालात इस समय एलएसी के पास। टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से, इस साल की शुरुआत से ही बता रहा था कि आखिरकार
क्या चैलेंजेस हमारे बॉर्डर्स पे बन रहे हैं, और यही वजह है कि उन चैलेंज को काउंटर करने के लिए ये मेजर्स ली जा रहे हैं, ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि हम अपनी सरहद को सुरक्षित रख सके। जो लगातार पड़ोसी हमारी सरहद के ऊपर निगाह डाले हुए हैं, उनसे उनको काउंटर कर सके और अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर सके। सैकड़ों की तादाद में सेना के ट्रक एक साथ एलएसी की तरफ बढ़े, लिहाजा हम भी भारतीय सेना के काफिले के साथ चीन से सटी फॉरवर्ड लोकेशन की तरफ निकल गए। जैसे ही जवान बेस कैंप में पहुंचे, सभी जवानों का मेडिकल टेस्ट किया गया। फॉरवर्ड लोकेशंस के अंदर एयरस्ट्रिप्स पे या फिर एयरफील्ड पे पहुंचने के बाद इन जवानों का सबका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। अगर आप देख रहे हो कि सभी जवानों को एक पंक्ति में यहाँ पर बैठा दिया गया और उसके बाद अब धीरे धीरे इन सबका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप देखें कि सबके मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है, और यही वजह है कि ये कोरोना का जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो किया जाता है। इस समय चुनौतियां बहुत हैं, और ख़ास तौर पे ना सिर्फ कोरोना की चुनौती बल्कि सरहद के ऊपर किस तरीके से जवानों को डिप्लॉय किया, क्योंकि जो जवान वहाँ ऑलरेडी मौजूद है उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो जवान आ रहे हैं यहाँ से, इसलिए ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। अगर आप देख रहे हो कि सभी जवानों को एक पंक्ति में बैठाया गया है और इसके बाद इनका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद जो इनके टेस्ट होंगे, रैपिड टेस्ट, उसके बाद इनको आगे भेजा जाएगा। मेडिकल टेस्ट के बाद सेना के जवान अगले मिशन पर जुट गए, और वो था फाइनल फ्रंट पर अपने हथियारों को असेंबल करना, यानी जंग की तैयारी के लिए वेपन्स को तैयार करना। क्योंकि एलएसी का पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा है, आमने सामने की जंग आसान नहीं है। ऐसे में दुश्मन आसमान के जरिए हमले की कोशिश करता है। उस हालात में दुश्मन को काउंटर करने के लिए एयर डिफेंस का मजबूत होना बेहद जरूरी है। एयर डिफेंस यानी हवा में आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको रोकना हो, उसको काउंटर करना हो, उसके लिए ये डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी यहाँ पर आप इसके रिपेयर को या फिर इसकी असेंबलिंग को देख रहे हैं। दरअसल अगर आप देखें उस तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं कि ये डिफेंस गन्स को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, यानी असेंबल किया जा रहा है हमारी यहाँ की सुरक्षाओं के लिए। और एयर डिफेंस गन यानी ये वो गन्स होती हैं जो इनकी रिपेयर किया जाता है और इनको यहाँ पर लिया जाता है। और 23 mm का है ये, और इसका जो रेंज होता है वो करीब 3 से 5 किलोमीटर का होता है। और ये रेंज इसलिए क्योंकि अगर हवा में आपके अगर सर्विलेंस में कोई चीज़ ना आ पाए और आपके रडार पे कोई ड्रोन आ रहा है, ड्रोन के लिए बहुत कारगर है। यानी कोई ड्रोन अगर आपके इंस्टॉलेशन के बहुत करीब है, 2 से 3 किलोमीटर, अगर आपको वो मॉनिटर कर रहा है तो उसको मार गिराने की इसमें क्षमता होती है। एयर डिफेंस गन्स का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर डिफेंस गन्स हाल के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको याद होगा कि कई कंट्री से हमने और डिफेंस गन्स को लेने की बात की है, लेकिन ये गन अगर आप देख रहे हो तो ये आपको समझ में आएगा कि इसकी रेंज, इसकी कैपेबिलिटीज़ कुछ इस तरीके बहुत लंबे समय से भारतीय सेना जो है इसका इस्तेमाल कर रही है। इस बार एलएसी के बैटल ग्राउंड में सिर्फ एयर डिफेंस गन ही नहीं, उस गेम चेंजर को भी मोर्चे पर लगाया गया है जो किसी भी युद्ध में अपने बारूदी प्रहार से सनसनी मचा सकता है। हम इस समय फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे हैं, और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं एक बोफोर्स तोप के पास खड़ा हूँ। दरअसल बोफोर्स की जो रेंज है करीबन 30 से 35 किलोमीटर के 155 mm की हेवी बोफोर्स तोप है, और काफ़ी लंबे समय से भारतीय सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। करगिल में ये वही गेम चेंजर है जिसने पहाड़ियों से हमारे दुश्मन को नीचे आने को मजबूर किया, और पहाड़ियों पर ऐसा सपाट किया कि वो कभी हमारी टेक्टिकल पोजीशन पे वो काबिज ही न रह पाए। आज हम इसी एलएसी के ऊपर मौजूद है, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इस बोफोर्स तोप का जो इसकी मेंटेनेंस की जा रही है, और ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ये मेंटेनेंस की जा रही है ताकि इनका इस्तेमाल जो है वो इन लोकेशंस पे की जानी, यानी 15,000 20,000 की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको याद हो कारगिल में भी इन्हीं तोपों के इस्तेमाल से हमने वो जंग जीती थी। यही वजह है कि ना सिर्फ हमारे टैंक्स बल्कि आर्टिलरी गन्स को भी इन इलाकों में तैनात किया जाए। ऐसा नहीं है कि चीन से युद्ध वाली तैयारी में सिर्फ सेना के जवान और हथियार शामिल हैं। अगर जंग काफी वक्त चली और मौसम ने करवट ली तो उस हालात को देखते हुए एलएसी के आखिरी पोस्ट पर फ्यूल डिपो भी तैयार किया गया है। सेना को साजो सामान पहुंचाने के लिए या फिर मोबिलाइजेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है फ्यूल, और फ्यूल कैपेसिटी की सबसे ज़्यादा क्षमताएं इसीलिए मेहनत के। मैं इस समय आप देख रहे हो वर्ल्ड हाईएस्ट फ्यूल डिपो के पर खड़ा हूँ, और मैं यहाँ से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या है हमारी रसद की ज़रूरतें। इधर अगर आप देख रहे हो कि लगातार इस तरीके की इन ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इन फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर, यानी साजो सामान के साथ फ्यूल कंजम्पशन या फिर इन इलाकों के अंदर जो बिजली या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं फ्यूल से चलती हैं, और हमारी जो मोबिलाइजेशन होती है ट्रक्स की, आर्टिलरीज की या दूसरी चीज़ें वो इन्हीं टैंक्स, इन्हीं फ्यूल की मदद से होती है। अगर आप देख रहे हो आपको नज़र आएगा
लंबी कतार आपको नज़र आएगी। एक एक बार में करीबन कई सौ ट्रक जो होता है, टैंक जो होते हैं, वो इन इलाकों में मोबिलाइज किए जाते हैं। यानी दुनिया का चोटी पर इससे बड़ा इस तरीके का डिपो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये डिपो आपको लगातार इन एरियाज़ के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारी फ्यूल कैपेसिटी को लेकर या फिर आपकी कैपेसिटी कैसी हमें मोबिलाइजेशन करनी है, हमारी तैयारियाँ क्या है, ये इसकी एक बहुत बड़ी छोटी तस्वीर है। छोटी तस्वीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तस्वीरें और भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये छोटी तस्वीर आप तक इसलिए पहुंचाना कि जब हम बात करते हैं कि हमारी तैयारियों का जायज़ा लेने की या तैयारियों की, तो ये बहुत। और अगर आप पूरा मैंने आपको दिखाया, अब यहाँ से देखिए कि इन टैंक से जो फ्यूल है उनका यहाँ से डाला जा रहा है और इसके बाद इनको इसमें स्टोर किया जाएगा और इस स्टोरेज के बाद इनको आगे बैरल्स में ले जाया जाएगा। यकीन मानिए, एलएसी पर हिंदुस्तान की तैयारी का ये तो छोटा सा ट्रेलर है। आगे आपको बताएंगे चीन को सन्न कर देने वाला एलएसी का रियल टाइम एक्शन। बने रहिए हमारे साथ। और इस दफा हिंदुस्तान अपने जानी दुश्मन चीन के साथ ऐसे जंग लड़ेगा जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। ड्रैगन के जंगी फितूर को नेस्तनाबूद करने के लिए पीएम मोदी ने पहले तो सेना को फ्री हैंड दिया और अब एलएसी के बैटल ग्राउंड पर हथियारों के साथ साथ रसद को भी जुटा लिया गया है। आखिर कैसी है तैयारी, आप खुद देखिए। हिंदुस्तान ने न सिर्फ एलएसी पर हैवी डिप्लॉयमेंट की है, बल्कि इसके साथ सेना के जवानों को दुनिया के सबसे कठिन वॉर जोन की चुनौतियों से सामना करने का पुख्ता इंतजाम भी किया है। फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस के ऊपर ना सिर्फ हथियार, साजो सामान, कपड़े, बल्कि खाना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको, हम इस समय एक ऐसे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन की स्टोर में है जहाँ पर ये रसद का, रेशो का सामान यहाँ स्टॉक किया गया है। करीबन कई लाख टन जो है यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक कर दिया गया है, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाले हैं, ज़्यादातर पासेस बंद होंगे, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उससे पहले ही इन राशन को स्टॉक कर लिया जाता है। और सारे राशन अगर आप देखें तो इसमें कई कैटेगरी के राशन, एक होता है खुला राशन जो इस तरीके से होता है जिसमें चावल, गेहूं, दूसरी चीज़ें जो होती हैं या फिर आप आटा कह सकते हैं, और वो जो साजो सामान होता है वो उसके अलावा तेल और ये जो रिफाइंड ऑयल ये चीज़ें इनको भेजी जाती हैं। ब्राउन राइस है, इसके अलावा दूसरे जो पैक्ड फूड होते हैं यानी कॉर्नफ्लेक्स, ये सूजी का, ये दलिया और ये डिहाइड्रेटेड पोटैटो क्यूब्स, इसके अलावा आपके पास पोटैटो फ्लैंक्स एंड डिहाइड्रेटेड है, क्विक फूड है, जल्दी बन जाता है, 1 किलो का पैकेट है। ये ऐसे पैकेट्स सबको दिए जाते हैं और बनाने की विधि भी बताया। और ये छोटी मोटी और चीज़ें जो होती हैं उनके लिए जो खाने पीने का सामान है, जो कि भारतीय सेना को कैसा खाना मिलता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये लद्दाख से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जो लगातार लोग कहते हैं कि भारतीय सेना को कैसा खाना मिलता है, क्या चीज़ें मिलती हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप देखें आलू मटर कैरेट, ये बेसिकली एक आपके लिए बनी बनाई सब्जियां हैं। यहाँ पर आपके कैरेट्स हैं डिहाइड्रेटेड, यानी कैरेट्स यानी आप कह सकते हैं कि उसको, आपके पास जो सब्जियां हैं वो कैसे पैक्ड फूड में आती हैं। महीनों तक का राशन पानी बॉर्डर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा जवानों के रहने की भी व्यवस्था की गई ताकि भारी बर्फबारी में भी वो खुद को सुरक्षित रखें और मुस्तैदी के साथ रणभूमि में डटे रहें। हम इस समय जिस टेंट के बाहर खड़े हैं ये है हाई एल्टीट्यूड टेंट। ईस्टर्न लद्दाख के एरिया के अंदर -50 डिग्री पर 20,000 फीट की ऊंचाई पर इन्हीं टेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि क्या कुछ कैसे होते हैं टेंट। दरअसल इन टेंट को 3 लेयर्स कहा जाता है, यानी पहला जो लेयर होता है ये होता है जो पानी से बचाता है, दूसरा मोटे लेयर, 2 लेयर होते हैं जो इसको ठंड से पूरा कवरअप रखते हैं, और तीसरा एक और लेयर होता है जो इसको नीचे से अगर आप देखें पूरा सील बंद होता है, यानी चारों तरफ से ये इसी तरीके से सील बंद होता है और यहाँ तक ना सिर्फ पानी ऊपर से बल्कि नीचे से ना सके। और इसके अंदर एक और चीज़ कि इसको जिप अप करके इसको पैक किया जा सकता है, यानी आप इसको जल्दी से पैक करके इसको ले जा भी सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड टेंट जो है वो भारतीय सेना के लिए बहुत ज़रूरत है और यही वजह है कि इनको अब यहाँ पे डिप्लॉय किया। और अब ज़्यादातर जिस तरीके से भारत और चीन की जो तनातनी चल रही है उसमें इन हाई एल्टीट्यूड टेंट्स की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले कुछ महीनों में ठंड बढ़ेगी, ऐसे में अगर 2-3 जवान पोस्ट पर तैनात चौकियों से निगरानी कर रहे हैं, उनके लिए भी खास तरह के हाई ऑल्टीट्यूड टेंट एलएसी पर भेजे गए हैं। जंग के मैदान के अंदर ना सिर्फ बड़े टेंट्स बल्कि इन छोटे टेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंग के फॉरवर्ड लोकेशंस में 2 जवान ऐसे ही टेंट्स के अंदर होते हैं। 2 जवानों का ये
पूरा स्पेस होता है और ये भी करीबन 2 लेयर के करीब होते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस में आपके पास बहुत ज़्यादा, जब आपकी पेट्रोलिंग पार्टी जाए और आपको वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़े तो उसके लिए आपके पास साजो सामान नहीं होता। तो ये टेंट जो होते हैं 2-2 लोगों के, ये वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं। और ये टेंट जो अगर आप देखें यहाँ पर इनके ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर इसको पूरा सील कर दिया जाता है ताकि हवा कम से कम आ सके। दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ से इसको सील पैक कर दिया जाता है ताकि दोनों जवान इसमें बैठ सके। और इसके अलावा नीचे से कोई इनके लिए पानी या कोई दूसरी चीज़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा है। ये भी करीबन 2 से 3 लेयर होती हैं ताकि पानी ना आए, ऑक्सीजन बराबर रहे, ठंड पड़े तो बर्फ़ से बचा सके। और ये हाई एल्टीट्यूड में हर जवान को दिया जाता है। जवानों के खाने पीने और रहने के साथ साथ पहनने का भी खास ख्याल रखा गया है। अगर तापमान -50 डिग्री तक पहुंचा तो कैसे जवान खास तरह से डिजाइन किए गए कपड़ों से खुद को बचाएंगे, ये भी देख लीजिए। हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में किस तरीके से मूवमेंट होती है, अगर आप देखें कि हर जवान के, ये सामने हमारे जवान हैं जो कपड़े पहन के खड़े हैं, ये दरअसल ये हाई एल्टीट्यूड की ड्रेसेस हैं। इनकी ग्लव्स हों, इनके हाथ में स्टिक्स हों, इसके बाद इनकी ग्लासेस हों, ग्लेव्स हों, इसके बाद ये जो -50 डिग्री तक इनके जो क्लोथिंग होती है, ये सारी बूट्स हों, ये सारे इनको इन एरियाज़ में, स्नो एरियाज़ के अंदर जब इनकी मूवमेंट होती है तो उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा दूसरा जो है, ये करीबन 2 से 3 लेयर्स के इनके जो कपड़े होते हैं। इसके अलावा जो इनके बूट्स होते हैं -50 डिग्री तक, -30 डिग्री तक इनको कायम रखने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।